मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा अनदर टॉपिक है GERD। तो GERD क्या है? GERD की फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेजियल, आपको नाम से ही पता चलेगा, गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इसोफेगस हमारा फूड पाइप। तो क्या होता है कि गैस्ट्रोइसोफेगस डिजीज़ में, रिफ्लेक्स डिजीज़ में, मैं आपको पहले बेसिक एक आइडिया बता देती हूँ। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिंड्रोम, हम इसको सिंड्रोम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें, आपको पता है, पेप्सिन, लाइसिन, ये हमारे स्टमक में एसिड होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं तो क्या होता है कि जब हमने खाना खाया उसके बाद हमें ये सिंड्रोम होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम। तो हमारा खाना है ना, बैक फ्लो आता है। जो स्पिंटर होता है, जब खाना स्टमक में चला जाता है, स्पिंटर क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे कि खाना वापस नहीं आता है नॉर्मली। लेकिन क्या होता है कि किसी कारण की वजह से हमें खाना, वो हमारा खाना बैक फ्लो मारता है और वो कहाँ तक आ जाता है, ईसोफेगस तक आ जाता है वापस बैक फ्लो मार के। तो क्या होता है कि वो जो एसिड था हमारा पेट का, जो कि मैंने बताया कि जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो एसिड भी हमारा ईसोफेगस तक पहुंच जाता है, जिससे कि हमारी ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो बर्न हो जाती है, वो जल जाती है बिकॉज ऑफ एसिड रिएक्शन। तो ये है हमारा ईसोफेजियल सिंड्रोम, रिफ्लेक्स सिंड्रोम या डिजीज जिसको बोल सकते हैं। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। GERD इज नॉट अ डिजीज बट इट इज़ अ सिंड्रोम। इट अकर बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन। तो क्या है, ये बच्चों में भी हो सकती है, ये अडल्ट में भी हो सकती है। तो GERD इज अ abnormal condition in which characterized by backflow of gastric content। गैस्ट्रिक कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक और ड्यूडल कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, फूड है, फूड के साथ हमारा क्या है, जो एसिड है, फूड और एसिड जो कि हेल्प करता है हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में। फूड और एसिड और बैक फ्लो मार देगा इनटू द ईसोफेगस, ईसोफेगस तक। गॉट इट ड्यू टू एक्सेसिव रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा है कि उसने बैक फ्लो किया है, बैक फ्लो के साथ फूड वापस आया है, फूड में हमारा क्या कंटेन है, एसिड, जिसकी वजह से जो हमारी ईसोफेगस की लाइनिंग है वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। तो ये है हमारी डेफिनेशन अबाउट द GERD। एक बार फिर से देख लेते हैं। GERD इज नॉट अ कंडीशन बट इट इज़ अ सिंड्रोम। इट अकर बोथ इन चिल्ड्रंस एंड adult. GERD is a abnormal condition in which characterized by backflow of gastric or duodenal content। जो backflow है वो हो जाता है food plus acid into the esophagus में। तो ये था हमारा डेफिनेशन अबाउट द GERD। अब देख लेते हैं व्हाट इज द etiology एंड पॉजिटिव एजेंट ऑफ GERD। तो सेकंड है हमारा एटियोलॉजी और कॉजेज क्या होंगे GERD के। तो एटियोलॉजी में सबसे पहले हम देख लेते हैं हर्निया। अगर हिएटल हर्निया है पेशेंट को, ये एक मेन कॉज बनेगा GERD का। सेकंड है हमारा सिगरेट एंड सिगार स्मोकिंग, मतलब जो पेशेंट, जो पर्सन स्मोकिंग करता है वो भी उनके लिए भी GERD कारण हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग भी। ओबेसिटी, मोटापा भी एक मेन रीज़न है GERD का। अगर पेशेंट है वो ओबेज है, वो मोटा है। देन अल्कोहल इनटेक, नेक्स्ट अनदर है डिक्रीज ईसोफेजियल क्लियरेंस। अगर ईसोफेजियल का जो क्लियरेंस है वो कम है, किसी कारण की वजह से, किसी वजह से वो कम हो गया है। दूसरा है हमारा लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर। जो हमारा स्पिंटर है, लोअर LES, जिसको हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर।
तो इसमें क्या है, ये क्या हो जाएगा, जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन लूज कर देगा, जिसकी वजह से जो ईसोफेजियल और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर होता है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जब हम खाना खाते हैं वो इजीली बैक फ्लो कर लेता है खाना, बिकॉज ऑफ जो उसका रोकने का काम है स्फिंक्टर का, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, दैट्स वाई द फूड बैक फ्लो करेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव इनटेक अल्कोहल एंड कैफीन। अगर पेशेंट एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल और कैफीन ले रहा है, एक रीजन क्या है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉफी एंड कैफीन, एक रीजन ये भी है। अनदर है प्रेगनेंसी कैसे रीज़न हो सकता है, बिकॉज ऑफ उसमें क्या होगा कि आप प्रेगनेंसी में पेट का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फीटस जब ग्रो करेगा तो स्टमक का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा, जिससे कि ईजीली हम जो भी खाना खाएंगे वो बैक फ्लो मारने में उसमें चांसेस उसके हो सकते हैं, जीआरडी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमारा मेन कॉज क्या है, एक तो हियाटल हर्निया हो गया है, नेक्स्ट वन है हमारा सिगरेट स्मोकिंग एंड सिगार स्मोकिंग, नेक्स्ट ओबेसिटी, अगर पेशेंट फैटी है तो एक रीज़न ये हो सकता है, अल्कोहल इनटेक और इनकम्पिटेंट एलईएस, जब हमारा स्फिंक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन एंड कॉफ़ी, कैफीन, चॉकलेट, जो जिसमें भी हमारा कैफीन कंटेनिंग होता है जिस भी खाने में, जिस भी प्रोडक्ट में, तो वो भी एक कारण हो सकता है GERD का। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो एब्डोमेन है वो उसका साइज़ बड़ा होता है, जिससे कि GERD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगी, ये थे हमारे इटियोलॉजी एंड द डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे GERD के, तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट आ जाएगा हमारा पायरोसिस हो गया हमारा हार्ट बर्न होगा, बिकॉज ऑफ क्या है कि जो वो एसिड है उससे हमें जलन फील होगी, हार्ट बर्न होगा, इसोफेगस से जाते हुए जो एसिड ऊपर गया इसोफेगस तक, उसकी वजह से, एसिड की वजह से हार्ट बर्न फील होगा। दूसरा हो जाएगा हमारा डिस्पेप्सिया मतलब होता है इंडाइजेशन, क्या होगा, पेशेंट को इंडाइजेशन फील होगा। अनदर है हमारा चेस्ट पेन, ये चेस्ट पेन ड्यू टू कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होगा, इट्स नॉट रिलेटेड टू कार्डियक प्रॉब्लम, इट्स नॉट रिलेटेड टू कार्डियक प्रॉब्लम, गॉट इट। देन नेक्स्ट है हमारा नॉक्चुरल कफिंग, जब रात के समय पे एक्सेसिव कफ होगा एट द नाइट टाइम, नॉक्चुरल कफिंग। अनदर है हमारा रीगर्जिटेशन क्या होता है, रीगर्जिटेशन होता है कि पेशेंट को जो, इसमें क्या होगा, पेशेंट को हमेशा अपना पेट जो है ना, फुलनेस ऑफ स्टमक, हमेशा ऐसा लगेगा कि उसका पेट भरा हुआ है, खाना खाए बगैर भी पेशेंट को ऐसा फील होता रहेगा कि उसका पेट फुल है, तो उसको हम क्या मेडिकल टर्म में बोलते हैं, रीगर्जिटेशन। नेक्स्ट है हमारा डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जब हमें निगलने में, हमें खाना खाने में बिकॉज ऑफ रीगर्जिटेशन है, तो क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हमारे निगलने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। अनदर है हमारा नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ GERD। तो इसमें हमारा आ जाएगा हार्ट बर्न, डिस्पेप्सिया, चेस्ट पेन, नॉक्चुरल कफिंग होगी, रिगर्जिटेशन होगा, रिगर्जिटेशन है हमारा फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ एब्डोमेन।
नेक्स्ट हमारा डिस्फेजिया हो गया और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ GERD। अब हम अगर पेशेंट को डिजीज़ हो गई है, कॉज फाइंड आउट हो गया है, तो हम उसको कॉज फाइंड आउट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कौन कौन से इसके लिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होंगी वो हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम एज यूजुअल फर्स्ट हमारा जाएगा हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मोटिलिटी स्टडीज। मोटिलिटी स्टडीज मतलब क्या होता है? मोटिलिटी स्टडी हो जाता है हमारा स्टडी ऑफ ईसोफेगस फंक्शनिंग, कि हमारा ईसोफेगस फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा मोटिलिटी स्टडी में। देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा पीएच मॉनिटरिंग, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, ये भी पीएच का लेवल हम चेक करेंगे। बैरोइंग स्वेलो, इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को बैरियम एक चमकीली चीज़ होती है, तो लिक्विड मात्रा में, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो पेशेंट को हम पिला देते हैं, तो उससे क्या होता है इजीली जो ऑर्गन्स होते हैं वो इजीली हमें, जब हम यूएसजी करते हैं तो इजीली हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, बैरियम नाम का एक चमकते लिक्विड फॉर्म में एक चीज़ होती है जो हम पेशेंट को पिला देते हैं, जिससे कि ऑर्गन इजीली जो भी एबनॉर्मलिटी है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा अपर GIT एंडोस्कोपी, इसमें हम एंडोस्कोपी भी करेंगे। गॉट इट। देन नेक्स्ट है हमारा बायोप्सी, लास्ट वन बायोप्सी। तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मोटिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं, इसोफेगस की फंक्शनिंग देखते हैं, बैरियम स्वेलो करेंगे, स्वेलो टेस्ट एंड एंडोस्कोपी, एंड लास्ट वन इज द बायोप्सी। तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जाएंगे एंटासिड्स, बिकॉज ऑफ एसिड बन रहा है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटासिड्स पेशेंट्स को देंगे फार्माकोलॉजी में। एंटासिड्स में हमारा आ जाएगा सबसे पहले हार्ट बर्न जो हो रहा है वो शॉर्ट रिलीफ देगा, उसके लिए हम दे सकते हैं जेलुसिल नाम की मेडिसिन होती है जो कि हार्ट बर्न जो साइनस सिम्टम में हमने पढ़ा था उसमें रिलीफ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारा एंटी सिक्रिएटरी एजेंट। एंटी सिक्रिएटरी एजेंट क्या करेंगे, एंटी सिक्रिएटरी एजेंट वो रिड्यूस करते हैं सीक्रिएशन को। एंटी सिक्रिएटरी एजेंट डिक्रीज द HCl एसिड बाय द, जो HCl हमारा बन रहा है पेट में उसको रिड्यूस करेंगे। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो H2 रिसेप्टार ब्लॉकर्स आ जाएंगे हमारे, रेंटेडिन जो रेंटेक नाम से हम खाते हैं टैबलेट, तो इसमें हमारा आ जाएगा H2 रिसेप्टार्स। नेक्स्ट है हमारा रेंटेडिन, इसमें होगी हमारी रेंटेक, एंड ये है एंटी सीक्रेटर जो कि HCl के सीक्रेशन को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एक, इसमें हम देंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर कौन से होते हैं, इसमें हमारा आ जाएगा ओमेप्राजोल, पेंटापेराजोल, जो कि क्या करते हैं,
जो हम यूजुअली हम स्पेशली पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जब अगर किसी को एसिड की प्रॉब्लम है या फुलनेस ऑफ स्टमक फील हो रहा है तो हम उसको सुबह एम्प्टी स्टमक पेशेंट को खाने का बोलते हैं। ओमेप्राजोल हो गया, पेंटापेराजोल, पेंडी नाम से भी जो मेडिसिन हम यूजुअली देखते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा किसमें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। तो नेक्स्ट है हमारा आ जाएगा मेडिसिन दूसरी, कोलिनर्जिक टैबलेट। तो ये क्या करेगी, जो LES का प्रेशर है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेगी, जो LES था हमारा, जो LES लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर था, उसको क्या करेगी, वो हमारा उसका प्रेशर को इंक्रीज करेगी। जो उसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज वो अपना लॉस ऑफ फंक्शनिंग, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो उसका प्रेशर को करेक्ट करेगी, ठीक करेगी, जिससे कि जो वो पास हो रहा है फूड स्टमक से ईसोफेगस में, वो नहीं हो पाएगा। तो ये इसके प्रेशर को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जब जाएंगे, जब हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है और फेल हो गया है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तब हम जाएंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम करेंगे फंडोप्लिकेशन सर्जरी। फंडोप्लिकेशन सर्जरी में सर्जरी, फंडोप्लिकेशन सर्जरी होती है, ये इसमें क्या करेंगे, एक स्पिंटर और एक बैरियर क्रिएट कर देंगे बिटवीन द ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक हो गया, बिटवीन द ईसोफेगस और ये स्टमक हो गया, यहाँ पे एक बैरियर रुकावट क्रिएट कर देंगे, जिससे कि जो फूड है हमारा स्टमक का फूड है वो वापस ईसोफेगस में बैक फ्लो ना करे। फंडोप्लिकेशन सर्जरी में हम करते हैं एक बैरियर या स्पिंटर क्रिएट कर देंगे, जिससे कि जो कि एक बैरियर रुकावट का काम करेगा, जो ईसोफेगस का फूड, जो स्टमक का फूड है वो वापस रिटर्न ईसोफेगस में ना जाए। ये होता है फंडोप्लिकेशन सर्जरी में। एक एंटोस्कोपी इंट्राल्यूमिनल वाल्वोप्लास्टी भी होती है इसमें, लेप्रोस्कोपिक एंटी रिफ्लेक्सिस सर्जरी भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये है हमारे सर्जिकल इंटरवेंशन अबाउट द GERD। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट डाइटरी मैनेजमेंट में हम इसमें क्या क्या पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जाएंगे, पेशेंट को डिक्रीज करनी पड़ेगी अपनी हाई फैट डाइट और इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रोटीन डाइट। अवॉइड टी, क्योंकि एक कारण जो कॉज है इसका GERD का, वो एक कारण कैफीन भी है। तो जिसमें भी जो भी कंटेनिंग प्रोडक्ट होगा कैफीन में, वो पेशेंट को अवॉइड करना पड़ेगा, लाइक टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स। देन मिल्क प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड स्पेशली एट बेड टाइम बिकॉज इट इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो रात को सोते समय पेशेंट को अवॉइड करना पड़ेगा डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क के प्रोडक्ट, बिकॉज ये क्या करता है कि पेशेंट का जो एसिड सीक्रेशन है वो इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा, द पेशेंट शुड अवॉइड लेट इवनिंग मील्स और नॉक्चुरल स्नैकिंग। पेशेंट एक तो रात में जो भी स्नैक्स लेते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि वो रात में लेट नाइट तक स्नैक्स खाते हैं, या बीच में भी नाइट टाइम पे स्नैक्स ले लेते हैं, तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है लेट इवनिंग फूड, जो लोग लेट नाइट डिनर लेते हैं तो उनको वो एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से एटलीस्ट 5 o'clock के अराउंड उनको अपनी लास्ट मील ले लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट है फ्लूइड शुड बी टेकन बिटवीन द मील्स टू रिड्यूस एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नेक्स्ट हमारा आज ये था हमारा नर्स डाइटरी मैनेजमेंट अबाउट द GERD। देन नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो नर्स है उसको क्या, पेशेंट का हेड जो है 30 डिग्री पे एलिवेटेड कर देंगे, जिससे कि पेशेंट का हेड एलिवेट रहे और बैक फ्लो के चांसेस रिड्यूस हो जाए। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग डूइंग
टेकन। जब पेशेंट ड्रग ले रहा है, मे बी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको नर्स को पहले ही वो सब उसको बता देना चाहिए। देन अल्कोहल और स्मोकिंग भी एक मेन रीज़न है GERD का, तो वो सेसेशन करना पड़ेगा पेशेंट को। वो नहीं, पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको स्मोकिंग या सिगार स्मोकिंग नहीं करनी है। देन एनकरेज द पेशेंट टू ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट। पेशेंट को गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस या गैस्ट्रिक डिस्टेंशन से बचने के लिए क्या करेगा, कम खाना और फ्रीक्वेंट में थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाए। जो टाइमिंग है, मील की टाइमिंग है, वो रिड्यूस करके जो क्वांटिटी ऑफ मील है वो भी रिड्यूस करना पड़ेगा। खाना जल्दी ले लेकिन कम ले। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट पेशेंट के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। द नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट अ हाई प्रोटीन एंड लो कैलोरी डाइट। पेशेंट को क्या है, प्रोटीन डाइट तो ज़्यादा लेनी है और कैलोरी की डाइट कम लेनी है। द नेक्स्ट है, टीच द पेशेंट अबाउट रिगार्डिंग इंक्लूडिंग देयर यूज एंड कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशंस। देन टीच द पेशेंट नॉट टू लाई डाउन फॉर 2 to 3 आवर आफ्टर ईटिंग और वियरिंग टाइट क्लोथ्स। कि अगर आपने खाना खाया तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक आपको लेटना नहीं है। पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप कोई एक्स्ट्रा वर्क कीजिए, बट खाना आफ्टर द मील यू शुड नॉट लाई डाउन एट द लिस्ट 2 to 3 आवर। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट अबाउट द GERD। अब हम ये इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है GERD। होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।